चलिए गाइस, अब हम अपने आगे बढ़ते हैं और एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तब पिंड ठीक आधे रास्ते पर, उस समय इसकी जो गतिज ऊर्जा है या स्थितिज ऊर्जा है दोनों क्या होगी, वो हम यहां पर कैलकुलेट करने वाले हैं। देखिए, जब कोई भी वस्तु जो होती है वो ऊंचाई पर रहती है तो उस स्थिति के अंदर अगर हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी होती है, उसका फॉर्मूला होता है mgh। m होता है द्रव्यमान, g होता है गुरुत्वीय त्वरण और h होता है हाइट यानी कि ऊंचाई। तो हम अगर उस स्थिति के अंदर जब वो 5 मीटर की ऊंचाई पर है, उस स्थिति के अंदर उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है वो कैलकुलेट करें तो देखिए E इज इक्वल टू क्या है mgh। m कितना दे रखा है 40, g हम 10 मानते हैं स्टैंडर्ड, वैसे होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम यहाँ पे 10 मान रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ठीक हो जाए। और हाइट कितनी है 5, इसका मान हो गया 2000। इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई 2000 जूल। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस पिंड को हमने ऊंचाई से छोड़ दिया और आधे रास्ते के अंदर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, अब इसकी ऊंचाई होगी आधा रास्ता, मतलब 5 थी पहले ऊंचाई, अब हो गई आधी यानी कि 2.5 मीटर। अब इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, अब होगी mgh यानी कि 40 गुणा 10 गुणा 2.5 यानी कि 1000 जूल। 1000 जूल। अब कुल जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। अब हमारे पास कुल ऊर्जा कितनी थी, शुरू में कितनी थी 2000, फिर अब स्थितिज ऊर्जा कितनी रह गई 1000 प्लस गतिज ऊर्जा। कुल ऊर्जा बराबर क्या होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। कुल ऊर्जा हमारे पास कितनी थी 2000, अब गतिज ऊर्जा कितनी है, स्थितिज ऊर्जा अब कितनी रह गई 1000 और गतिज ऊर्जा हमें कैलकुलेट करनी है। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए या फिर इसको इधर ले जाइए, तो 2000 माइनस 1000 इज इक्वल टू क्या होगा गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा कितनी आ गई 2000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 1000 जूल। कब होगी, जब वो 2.5 मीटर की ऊंचाई पर वस्तु जो होगी उस स्थिति के अंदर गतिज ऊर्जा कितनी होगी 1000 जूल, और उस स्थिति के अंदर स्थितिज ऊर्जा भी कितनी होगी 1000 जूल, यानी कि दोनों आधे आधे हो जाएंगे। अतः ठीक आधे रास्ते पर उस समय पिंड की गतिज ऊर्जा 1000 जूल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। उत्तर को तर्क संगत बनाइए, यानी कि उसको समझाना भी है भाई कैसे आया। देखिए, पृथ्वी उपग्रह पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, यानी कि गुरुत्वीय बल द्वारा किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया जाएगा, क्योंकि उपग्रह पर कार्यरत गुरुत्वीय बल और विस्थापन की जो दिशा होती है वो 90 डिग्री कोण बनाती है। कैसे, वो देखिए इस डायग्राम में देखिए, ये पृथ्वी है, इसके कारण जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है इस दिशा में ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है, और हम आगे मूव करेंगे इस प्रकार से ऐसे। तो जब कोई गोलीय पथ के अंदर हम गति करते हैं तो किसी बिंदु पर अगर हमें वहां पर उसकी दिशा निकालनी होती है तो हम स्पर्श रेखा खींचते हैं इस प्रकार से। अगर जैसे यहाँ पे खींचनी होती तो इस प्रकार से खींचते, यहाँ पे खींचनी होती इस प्रकार से खींचते। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो इसकी स्पर्श रेखा इस प्रकार से होगी, ये वाली। तो देखिए बल लग रहा है ये लग रहा है, ये क्या है इसकी गति की दिशा, स्पर्श रेखा के द्वारा निकालते हैं गति की दिशा, यानी कि इसका विस्थापन इस दिशा में होगा। तो यहाँ पे ये जो कोण है ये हो गया 90 डिग्री का बल और ये विस्थापन, इन दोनों के मध्य कितना हो गया 90 डिग्री का कोण। और कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन कोस थीटा। कोस
थीटा का मान कितना है 90, कोस 90 का मान होता है 0। 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो, कार्य बराबर क्या आएगा 0, यानी कि शून्य, यानी कि गुरुत्वीय बल के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया। ये हमने तर्क संगत बना दिया इसको। अगर तर्क संगत नहीं बनाना होता तो हम सीधे सीधे बोल देंगे कि भाई किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है, लेकिन तर्क संगत बना दिया इसको, डायग्राम बना दिया और कैसे क्या चीजें होंगी वो पूरा बता दिया। नोट्स में बना रखा है तर्क संगत। ये देखो W = F cos थीटा इंटू S। S क्या है विस्थापन, cos थीटा cos 90 हो गया, 0 हो गया, सब कुछ 0 हो गया, तर्क संगत बन गया। नेक्स्ट, क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है? सोचिए इस प्रश्न के बारे में, अपने मित्रों तथा अध्यापकों से विचार विमर्श कीजिए। यहां पर ही कर लेते हैं। ये बोल रहा है हाँ बिल्कुल हो सकता है साहब, बल की अनुपस्थिति में वस्तु में विस्थापन हो सकता है। अगर किसी भी वस्तु पर बल नहीं लग रहा है तब भी उसके अंदर विस्थापन उत्पन्न हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, कब हो सकता है, वो देख लेते हैं। यदि एक वस्तु जो है एक समान गति से चल रही है तो उस वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, परंतु वस्तु में विस्थापन होता है। जब वस्तु को किसी अनंत तल से मुक्त अवस्था में छोड़ा जाता है तो भी गुरुत्वीय बल के कारण होता है। कैसे? आपने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा कि कोई भी जो वस्तु होती है अगर वो गतिशील अवस्था के अंदर है तो वो हमेशा गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर अपोजिट दिशा के अंदर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा होता। आप अगर इसको ऐसे धकेल देते हैं, ठीक है, अब ये वस्तु गतिशील रहेगी, लेकिन इन दोनों के मध्य जो घर्षण उत्पन्न हो रहा है इसकी वजह से ये रुक गया। तो अगर ये घर्षण 0 हो जाए तो अगर एक बार मैं इसको धक्का दे दूं तो ये चलता ही रहेगा, उस स्थिति के अंदर क्या होगा, चलता ही रहेगा। तो ये यही बोल रहा है कि अगर कोई वस्तु एक समान गति से गतिशील हो रही है तो उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो, यानी कि अगर कोई घर्षण बल कार्य नहीं कर रहा हो तो वह हमेशा गतिशील रहेगा। यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से विस्थापन उत्पन्न हो रहा है, लेकिन अब उस पर कोई बल कार्य थोड़ी कर रहा है। वो तो शुरू में जो एक बार करना था वो कर लिया, अब थोड़ी कार्य कर रहा अगर वो एक समान गति से गतिशील है तो। दूसरा बोल रहा है अनंत तल से मुक्त अवस्था में छोटा गया, अगर किसी वस्तु को छोड़ा जाता है तो वह गुरुत्वीय बल के कारण नीचे आती है, परंतु पृथ्वी तल पर पहुंचने पर क्षैतिज दिशा में उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, परंतु वह क्षैतिज दिशा में एक समान गति से गतिशील है, उसमें विस्थापन होता है। जैसे ये कोई तल है, यहां से किसी वस्तु को छोड़ा जाता है तो यहां से लेकर यहां तक उसमें क्या काम कर रहा है, गुरुत्वीय बल। लेकिन अगर वस्तु उसके आगे पहुंच जाती है, तल पर पहुंच जाती, तब भी तो वो आगे गतिशील रहेगी। अब थोड़ी उस पर गुरुत्वीय बल काम कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि विस्थापन होने के लिए बल लगाना हो। अब नेक्स्ट देखिए, कोई मनुष्य भूसे के एक गट्टर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखे है और थक जाता है, क्या उसने कुछ कार्य किया है या नहीं? अपने उत्तर को तर्क संगत बना, इसको बना देंगे तर्क संगत, और क्या दिक्कत है। देखिए, कार्य करने के लिए 2 कंडीशन होती है, एक तो बल लगाना जरूरी होता है, एक उसके अंदर विस्थापन होना जरूरी होता है। अब वो कोई व्यक्ति जो भूसा अपने सर पर लेकर घूम नहीं रहा, मतलब खड़ा है, इस प्रकार से खड़ा है, तो उस स्थिति के अंदर वो विस्थापन नहीं हो रहा, उसके अंदर वो थक तो जाएगा थोड़ी देर बाद में, लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा। और अगर विस्थापन नहीं हो रहा, इसका मतलब उसके द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया। अगर आप गट्टर लेकर पूरे दिन खड़े रहेंगे तो शाम को अगर घर वालों को ये बोलेंगे मैंने कार्य किया है, तो वो फिजिक्स के नियम से आपको बोल देंगे नहीं भाई आपने कोई काम नहीं किया। आप थक तो जाएंगे लेकिन आपने कोई काम नहीं किया, क्यों? क्योंकि वहां पर विस्थापन उत्पन्न नहीं हुआ। तो देखिए, जब कोई मनुष्य भूसे के एक गट्टर को अपने सिर पर रखता है तो उस भूसे के गट्टर में कोई विस्थापन नहीं होता है, फिर भी गुरुत्वीय बल भूसे के गट्टर पर कोई कार्य कर रहा है, मनुष्य उस पर कोई बल नहीं लगा रहा है। इस प्रकार बल की अनुपस्थिति में उस मनुष्य द्वारा भूसे के गट्टर पर कोई कार्य नहीं किया जाता, यानी कि किया गया कार्य क्या है, 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति 1500 वाट है, 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपभोग करेगी? इसकी शक्ति कितनी है? इसकी शक्ति कितनी है? 1500 वाट। और
शक्ति कितनी दे रखा है मेरे को, 1500 वाट दे रखा है। अब अगर इसको वाट को हम किलो वाट में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको कर देंगे 1000 से डिवाइड, यानी कि 1.5 किलो वाट। अब ये कितनी देर चल रही है, ये चल रही है 10 घंटे। 10 घंटे चल रही है तो 1.5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। ये कितना हो गया, 15। ये क्या हो गया, kWh, यानी कि 15 किलो वाट आवर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं। यानी कि वो जो हीटर है वो 15 यूनिट खा जाएगी कितने में, 10 घंटे के अंदर, अगर वो 1500 वाट की है तो हमने यहाँ पे देख लिया कि वो हीटर 10 घंटे में 15 यूनिट निकाल देगी आपके मीटर में। जब हम किसी सरल लोलक के गोलक को एक ओर ले जाकर छोड़ते हैं तो यह दोलन करने लगता है। इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा करते हुए ऊर्जा संरक्षण के नियम को स्पष्ट कीजिए। गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है, अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन है। इस प्रकार से कोई डोरी होती है, उसके ये गोला होता है, इस प्रकार से इसको यहाँ पे ले जाके छोड़ देते हैं तो ये इस प्रकार से मूवमेंट करता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। इसको बोलते हैं गोलक। और ये जो गति कर रहा है इसको बोलते हैं दोलन, दोलन गति। तो हम यहाँ पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि एक तरफ ले जाकर उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से है, ये इसकी ऐसी अवस्था है, इसको हम यहाँ पर एक तरफ ले जाएंगे ऊंचाई पर और फिर इसको छोड़ देंगे, फिर ये इस प्रकार से घूमता रहेगा। तो ये बोल रहा है यहाँ पर ले जाकर इसको छोड़ देते हैं, तो फिर इसमें कैसे क्या होता है वो देख लेते हैं। इसको मान लेते हैं, ये दे रखा है ना, फोटो दे रखी है। ये वाली स्थिति है A, ये B। यहाँ से इसको छोड़ेंगे, ये यहाँ जाएगी और फिर ऐसे। तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा वो देखिए। हम किसी सरल लोलक के गोलक को एक और A से B पर ले जाकर छोड़ते हैं, स्थिति में अधिकतम ऊंचाई पर होने के कारण स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। ये जो बिंदु है ना यहाँ पे, A वाला बिंदु, इसमें देख लेते हैं ऊपर। ये वाली जो स्थिति है ना एक ये स्थिति है B। इस स्थिति के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा यहां पर होगी अधिकतम, और यहां पर जो गतिज ऊर्जा है वो होगी अधिकतम। तो देखिए, जब हम किसी सरल लोलक को एक बिंदु से छोड़ते हैं तो इस स्थिति में अधिकतम ऊंचाई पर होने के कारण स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है तथा गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। इस प्रकार कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है तथा जो स्थितिज ऊर्जा वो शून्य हो जाती है। यहाँ पर भी जो स्थितिज ऊर्जा ही है वो अधिकतम होगी, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट है वहां पर स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी। लेकिन ये वाला जिसका मिड पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, यहाँ पर, यहाँ पे देखिए, इसका ये वाला जो मिड पॉइंट है यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा, ये वाले पॉइंट है मैक्सिमम वाले, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जो है ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और यहां पर भी ये वाली चीज होगी। लेकिन ये जो मिडिल पॉइंट है यहाँ पे क्या होगा, गतिज ऊर्जा जो है ये होगी मैक्सिमम, मैक्सिमम होगी। गति करते हुए लोलक पर हवा से घर्षण बल लगता है। अब ये बात कर रहा है कि ये रुक क्यों जाता है। तो देखिए, जब ये गति कर रहा है तो उस स्थिति के अंदर जो हवा है वो इसके विपरीत दिशा के अंदर घर्षण बल लगाती है, जिसके कारण इसके धीरे धीरे स्पीड कम होती जाती है। उस स्थिति में उसकी यांत्रिक ऊर्जा धीरे धीरे ताप में यानी कि ऊष्मा में रूपांतरित हो जाती है, जो उसकी गति को कम करने लगती है। इसलिए अंततः लोलक रुक जाता है। इस प्रकार यहाँ ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है और ऊर्जा संरक्षण का नियम उल्लंघन नहीं हो रहा है। जब इस प्रकार से घर्षण इसके बीच में आ रहा है
तो इसके अंदर क्या घर्षण के कारण क्या हो रहा है, जब घर्षण होता है तो उसके द्वारा, घर्षण के द्वारा ऊष्मा ऊर्जा जो होती है वो उत्पन्न हो जाती है, और यहाँ पर ये जो यांत्रिक ऊर्जा थी जिसकी वजह से ये गति कर रहा था, वो यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा के अंदर परिवर्तित हो जाती है। अब जैसे जैसे उसकी ऊर्जा खत्म होती जाएगी वो विराम अवस्था के अंदर आता जाएगा। एक स्थिति ऐसी होगी जब उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो गई, यानी कि पूरी जो यांत्रिक ऊर्जा थी वो ऊष्मा ऊर्जा के अंदर परिवर्तित हो गई। तो यही हमारे को यहाँ पर लिखना है इस प्रश्न के अंदर। m द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग v से गतिशील है, पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि वह विराम अवस्था में आ जाए। वस्तु का जो द्रव्यमान है वो क्या कितना दे रखा है, m दे रखा है, और इसके जो प्रारंभिक वेग है यानी कि वर्तमान के अंदर ये v वेग से गतिशील है, अंतिम वेग v है। तो वस्तु पर किया गया जो कार्य है वो वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, उसकी अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अंतिम क्या है हमारे पास, 0 है, यानी कि हमारे को अंतिम वेग क्या करना है, किसी भी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा निकालनी होती है उसको लिए लिखते हैं फॉर्मूला 12mv²। हमारे को अंतिम वेग क्या चाहिए, 0, और इसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना दे रखा है, हमारे को v दे रखा है प्रारंभिक वेग, यानी कि वर्तमान में वो किस वेग से गतिशील है, v। तो एक स्थिति के अंदर तो हम पहले तो निकाल लेंगे कि 12mv², और दूसरी स्थिति के अंदर क्या निकाल लेंगे, 12m0²। तो इसमें से जब इसको घटाएंगे, ये अंतिम ये प्रारंभिक यानी कि वर्तमान, तो ये तो हो गया 0, तो यानी कि ये वाला बच गया हमारे पास, तो यानी कि -12mv²। अगर इस ये वाला अगर कार्य इस पे कर दिया जाए तो ये इसकी क्या आ जाएगी, स्थिर अवस्था के अंदर आ जाएगी। ऋणात्मक चिन्ह इस चीज को दर्शाता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो गति के विपरीत दिशा में कर रहे हैं। वो पहले से v वेग से गतिशील है, अगर हम उसको रोक रहे हैं यानी कि उसकी गति के मान ले v वेग से इस प्रकार से गति कर रहा है, तो हमारे को रोकने के लिए विपरीत दिशा के अंदर बल लगाना पड़ेगा, विपरीत दिशा के अंदर कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कार्य जो है वो ऋणात्मक है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा रहे हैं कि भाई इसकी विपरीत दिशा के अंदर हम काम कर रहे हैं, और -12mv² कार्य करने की आवश्यकता है इसको विराम अवस्था में लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की कार को 60 किलोमीटर पर आवर की वेग से चल रही है, रोकने के लिए किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। इसकी गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं पहले तो 12mv²। इसका द्रव्यमान कितना है 1500, m की जगह रखेंगे 1500, और वेग कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। पहले तो इसको 60 किलोमीटर जो पर आवर है इसको बदलेंगे किसमें, मीटर स्क्वायर के अंदर। मीटर स्क्वायर के अंदर बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा करते हैं, यानी कि 60 गुणा 5/18, इससे गुणा करेंगे तो ये किस में बदल गया, मीटर प्रति सेकंड। तो फॉर्मूले में अब इसको रखेंगे, किसको, इस वैल्यू को रखेंगे। तो देखिए 12m ये द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान हो गया, mv हम इसको परिवर्तित करने के बाद इसको रख लेंगे और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 20.8 गुणा 10⁴ जूल। इतना कार्य हमारे को करना पड़ेगा उस कार को रोकने के लिए, यानी कि उस कार को जो गतिशील है उसको रोकने के लिए इतना कार्य करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, निम्न में से प्रत्येक स्थिति में m द्रव्यमान के एक पिंड पर एक बल F लग रहा है। विस्थापन की दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर जो एक लंबे तीर से प्रदर्शित की गई है। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि किया गया कार्य ऋणात्मक है, धनात्मक है या फिर शून्य है। ठीक है, तो देखिए जो कार्य जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन और कोस थीटा। ठीक है, यहां पे लग रहा है बल इस दिशा में और विस्थापन हो रहा है इस दिशा में, ये हो गया 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो यानी कि इस स्थिति के अंदर कार्य कितना हो गया, 0। ये बल लग रहा है, ये विस्थापन हो रहा है, तो इस स्थिति के अंदर कार्य किया जाएगा और ये कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों, धनात्मक होगा। क्यों, क्योंकि जिस दिशा के अंदर बल लग रहा है उसी दिशा के अंदर क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है।
ये बल लग रहा है इस दिशा के अंदर, विस्थापन हो रहा है